गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबों का। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को आखिरी करने वाले हैं या कंप्लीट करने वाले हैं। आज एक ही दिन में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले हर किसी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के विषय में पार्ट पढ़ा है। आज हम इसे एक संक्षिप्त रूप में पूरा सारांश इसका पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते तो कम से कम इसको भी देख लीजिए, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और बेहतर जानकारी के लिए पार्ट टू पार्ट पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर के नाम के अनुसार भूमि। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमि। तो भूमि क्या है? भूमि अर्थात जमीन। तो जमीन से सभी कोई परिचित है। जमीन जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग का घर बना है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप घर बना कर रह रहे हो, जहाँ पर आप खेती करते हो, ये जमीन है। तो भूमि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? तो भूमि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? वो भूमि उपयोग होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? खेती में, घर बनाने में, फैक्ट्री में, हर जगह भूमि का प्रयोग है। तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके विषय में आपके चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले भूमि का उपयोग जो बताया गया है, पूरे विश्व में बताया गया है। कृषि योग्य भूमि विश्व में कितना है? 11%। ये जितना भी बताया सारा प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में है, अर्थात ये कितना है? प्रतिशत यानी ये परसेंटेज। ठीक है, तो विश्व में 11%, चारागाह 26%, वन 31% और अन्य भूमि है 32%। अगर टोटल को करेंगे तो 100%। तो 100% में यानी टोटल परसेंटेज क्या? 100 में इतना भाग इसका है। वन कृषि योग्य भूमि 11, चारागाह 26, वन 31 और अन्य 32, ये विश्व में है। अगर भारत की बात करें तो कृषि योग्य भूमि जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं वैसा जमीन भारत में है 57%। चारागाह जहां हम लोग जानवरों को चराते हैं वो 4%। वन जहां पर जंगल है वो है 22%। अन्य जगह है 17%, 17%। इस प्रकार ये भी 100, तो 100 में इतने भाग में से बांटा गया है। ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ कृषि योग्य भूमि कम है। यहाँ पर 23% जमीन जो है कृषि योग्य है, जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। 29% जो है आपका 29% वन होगा, सॉरी 29% वन है। ठीक है, 29% वन है। ठीक है, 1% चारागाह है और प्रति भूमि यहाँ पर 26% है। ठीक है, और अन्य जो है वो 21% है। तो इस प्रकार ये टोटल 100 होता है। ठीक है, तो ये भूमि उपयोग है जो झारखंड में है। ठीक है, अब भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं, अर्थात भूमि हमारे बहुत ही मतलब का है, बहुत ही उपयोगी है। सबसे ज्यादा तो उपयोगी है खेती के लिए, क्योंकि खेती करके ही हम लोग अनाज उगाते हैं और अनाज ही हम लोग खाते हैं। हम लोग पैसा नहीं खा सकते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। पैसा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हैं। तो पैसा नहीं खा सकते तो हम लोग उससे अनाज खरीद के खाते हैं। तो अनाज कहाँ से लाते हैं? जमीन में ही लाते हैं। भूमि ही जरूरी है। तो भूमि का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। संरक्षण करना यानी भूमि को बचाना। तो भूमि को कैसे बचाएंगे? तो भूमि बचाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? वनारोपण करेंगे। वनारोपण यानी पेड़ लगाएंगे। तो भूमि खराब कैसे होता है ये भी पढ़े होंगे हम। तो हमने जाना था पहले अपने पार्ट में कि भूमि जो खराब होता है क्यों खराब होता है? ज्यादा बारिश हो जाने के कारण, बाढ़ आने के कारण हम लोग मिट्टी जो प्लास्टिक वगैरह है जमीन में फेंक देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है लेकिन सड़ता नहीं है, जिसके कारण वो भूमि को खराब कर देता है। अपदरण होता है, मिट्टी टूट जाता है। भूस्खलन होता है, उसके कारण मिट्टी टूट जाता है। हम लोग पेड़ को काट देते हैं जिसके कारण वो पानी रोकने का क्षमता नहीं रहता है, जमीन में मिट्टी कट जाता है। तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण मिट्टी खराब होता है। तो मिट्टी को खराब होगा तो क्या होगा? हम लोग का खेती नहीं हो पाएगा। खेती नहीं हो पाएगा तो हम लोग अनाज नहीं मिलेगा और हम लोग इनडायरेक्टली मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो ये वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम लोग भूमि को अगर संरक्षित नहीं करें तो हम लोग खाने का समस्या पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है कि अगर हम मानव संभल जाएं तो भूमि जरूर बचेगा। और बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं? क्या करना है? वनारोपण करना है। पेड़ काटना नहीं है, पेड़ लगाना है। ठीक है,
क्या करना है, दूसरा रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग करना है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक होते हैं, किसान लोग ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, ज्यादा लगाएं तो ज्यादा फसल होगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा उर्वरक छीट दे तो ज्यादा फसल होगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा अगर छीट देंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगा, उसका खुद का उत्पादन का क्षमता है वो। अगर आप खाद डालते हैं, जो जैविक खाद है वो डालें तो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन उर्वरक जो होता है रासायनिक होता है, और कोई भी रासायनिक पदार्थ ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। फायदा कुछ समय के लिए पहुंचाता है, लेकिन अंतिम लंबे समय तक देखें आप तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो उसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करना है, ठीक है। अतिचारण पर रोक। जानवर सब ज्यादा चराते हैं, इधर उधर चराएंगे हम लोग तो क्या होगा, जानवर ये देख के नहीं खाएगा कि आम का पेड़ लगाओ इसको खाएंगे, ये अमरूद का पेड़ है इसको नहीं खाएंगे, वो नहीं सोचता है, उसको हरा दिखा खाएगा वो, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि जानवर को ऐसे जगह ले जाएं कि जो वो नुकसान पहुंचाए, वैसे जगह नहीं ले जाना है। पशुओं को चारागाह में चराना है, या ऐसे जगह जहाँ खेती को नुकसान ना पहुंचे वैसे जगह पे चराना है। तो वही अतिचारण पर रोक। खनन के बाद खाली खदानों को भरना। खनन जो हो रहा है, खनन के बाद खाली खदान को भर देना। बहुत सारे ऐसे खदान है जहाँ पर खुदाई तो किया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। अब धनबाद चले जाइए, धनबाद में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, जो पहले पहाड़ थे अब वो उतने गड्ढे में है। तो क्या हो रहा है, अगर जो बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग खुदाई तो करवा देते हैं लेकिन गड्ढे को नहीं भरते हैं। गड्ढे को नहीं भरेंगे तो मिट्टी किसी काम का नहीं रह जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, यानी उतना बड़ा जगह जो माइंस का है, खदान का, वो बेकार हो जाता है। अगर उसमें मिट्टी भर दे तो उन जमीन को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और गड्ढा कर देंगे वो किसी मतलब का नहीं है। तो वो भी ध्यान रखना होगा। वो क्यों ध्यान रखेगा, हम लोग ही ध्यान देंगे, या तो हम व्यापारियों को बताएं या व्यापारी को खुद सजग रहना होगा इन सबों के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी भारत में या इस देश में रहना है, या इस भूमि पर रहना है, वो आसमान में नहीं रहने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के विषय में। मृदा अर्थात जमीन, मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी भूमि का जो सबसे ऊपरी परत है वो मृदा है, यानी मिट्टी। तो मिट्टी में क्या क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, पत्ता है, जीव जंतु मर जाते हैं तो कहाँ, वो जमीन पे ही गिरते हैं, जमीन पे भी होते हैं, और वो सड़ गल जाने के बाद वो ह्यूमस बनते हैं। कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधों की डंटी और पत्ते, कीड़े मकोड़े सब मिलकर सड़ गल के जो बनते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पे पाया जाता है, इसी से मिट्टी उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये चाहिए होता है मिट्टी में। अब इसमें पढ़ेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर 6 प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी के विषय में आपके पुस्तक में बताए गए हैं। तो मैं इसको इमेज के माध्यम से थोड़ा बता दूं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत का नक्शा में ये जो सबसे ऊपर वाला इलाका है ये पर्वतीय स्थान है। पर्वतीय स्थान जहाँ पर पर्वत है, तो ये जम्मू कश्मीर, या फिर इस इलाके में थोड़ा दिख जाएगा, जैसे सिक्किम या भूटान के बगल में दिख रहा है, यहाँ पर असम के अगल बगल दिख रहा है। तो ये सब क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाका में मिट्टी जो है वो पर्वतीय मिट्टी होता है। तो पर्वतीय मिट्टी जो है, यहाँ पर पर्वत है, बहुत सारा नदी सब जो होता है कहाँ से निकला है, इसी पर्वतीय स्थानों से निकलता है, ठीक है। आप गंगोत्री देख लीजिए, यमुनोत्री देख लीजिए, सब यही उत्तराखंड, हिमालय उसी आसपास से निकलता है, ठीक है। और यहाँ से जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वो तेथिस सागर जो होता है ना, 2 पृथ्वी के अंदर प्लेट होता है, वो 2 प्लेट टकराया था और ये उभार उठ गया था। उठने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ था, और वहीं से वो जो तेथिस सागर बना, तेथिस सागर से पर्वत बना, उसके कारण मिट्टी वहां के आसपास का जो क्षेत्र का मिट्टी है या ह्यूमस है वो बह के नीचे आया, और यहाँ पर निक्षेप के रूप में जमा हुआ। जो हरा हरा इलाका देख रहे हैं ये निक्षेप के रूप में जमा हुआ। तो ये जो हरा हरा इलाका है ये है जलोढ़ मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी से बह के आया है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखेंगे। और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ होता है। यहाँ पर हर तरह की खेती होती है,
ठीक है। यहाँ पर आप चावल, गेहूं, धान कुछ भी उगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खेती होता है। इसे इस इलाके में भारत में सबसे ज्यादा खेती भी होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अब हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा, ये इसको रेगुर मृदा या रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास जिससे कपड़ा बनता है। ये कपड़ा जो मैंने पहना है या आपने जो पहना है, ये कपास के सूत से बनता है। ठीक है, तो सूत कहाँ से आता है? कपास से आता है। कपास कहाँ उत्पादन होता है? काली मृदा में। और कपास कहाँ पाया जाता है? इस महाराष्ट्र वाले इलाका में। देखिए काली मृदा जो है ये इस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस इलाके में कपास पाया जाता है, मतलब काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा में ही कपास होता है। ठीक है, तो काली मृदा हो गई। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा इस उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड का दक्षिणी भाग हो गया, ये दक्कन पठार हो गया, इन सब इलाकों में ये लाल और पीली मृदा पाई जाती है। आप तो भली भांति जानते होंगे, जो हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग देखते ही होंगे उड़ीसा तरफ से जो भी गाड़ी आता है, देखे होंगे कार सब आते हैं तो लाल लाल होके आता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पत्थर, वहाँ पहाड़ी इलाका जो लाल लाल है, वहाँ का पत्थर लाल है, मिट्टी लाल है, इससे जो गाड़ी आता है वो लाल लाल होके आता है। ठीक है, तो वो लाल मिट्टी का इलाका है। लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या है? लेटराइट मृदा जो होता है तो चिपचिपा होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉफी के खेती के लिए उपयुक्त होता है शायद। ये लेटराइट मृदा यहाँ पर यह कॉफी, चाय, काजू जैसे फसल के लिए उपयुक्त होती है। ये चिपचिपी होती है। लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट, इसलिए ये किस कलर का होगा? ईंटे का कलर का। ईंट भी कैसा होता है? लाल 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 या भूरा भूरा कलर होता है। भली भांति जानते ईंट कैसा होता? ईंटा देखे है ना, तो ईंटा के कलर का होता है लेटराइट मृदा। ठीक है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल में पाया जाएगा, नाम से क्लियर है। तो मरुस्थल कहाँ है? ये राजस्थान में है। देखिए राजस्थान के इलाका में मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल में ही ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये मरुस्थल बालुई जगह, बालू में कौन सा फसल होता है? यही तरबूज, ककड़ी, यही सब ज्यादा उत्पादन होता है वहाँ, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और वन मृदा जो सबसे पहले मैंने बता दिया, पर्वतीय स्थानों में वन मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी के विषय में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मृदा जो होता है उसका निम्नीकरण में सहायक क्या है, मिट्टी कैसे खराब होता है। तो मैंने इससे पहले भी बताया था भूमि कैसे खराब होगा। तो भूमि के ऊपर क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी कैसे खराब होगा, वही सारा कारण है। वनोन्मूलन हो गया, अतिचारा, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन यानी बारिश, बहुत ज्यादा बारिश आएगा तो मिट्टी काट के ले जाएगा। ठीक है, फिर भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन क्या होता है? जब बड़े मात्रा में मिट्टी टूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि बारिश के कारण मिट्टी ऊपरी इलाका में गीला हो जाता है, वो टूट के नीचे गिरता है और नीचे के रोड में बिखर जाता है। या फिर बहुत सारी जगहों में घरों, खेत में भी देखो पानी के मार से क्या होता है? खेत कट जाता है। ठीक है, वो भी भूस्खलन बोल सकते हैं उसको। और फिर उसके बाद बाढ़ के कारण भी मिट्टी कटता है। बाढ़ आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आया तो पूरा काट देता है मिट्टी को। ये ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में होता है। बहुत सारा जहाँ समतल जमीन होता है वहां पे बाढ़ बहुत मात्रा में जमीन को काटता है। ठीक है, तो इस कारण से भूमि निम्नीकरण होता है, यानी भूमि खराब होता है। तो भूमि को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले बताया गया समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या है? पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि पानी जो आता है, बारिश का पानी, वो तेजी से बहता हुआ नीचे चला जाता है, क्योंकि पहाड़ी ढालू इलाका है, ढालू है। तो यहाँ पर बारिश होगा तो क्या बहता हुआ चला जाएगा। तो बहता हुआ चला जाएगा, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जैसे कि ये मेरा रोकने का ढालू जगह है, यहाँ पर मिट्टी काट दिए। ठीक है, यहाँ जगह तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर मिट्टी काट दिए, यहाँ पर ऐसा कर दिए। ठीक है, यहाँ पर खेती किए, फिर यहाँ पर थोड़ा दूर आए, यहाँ फिर काट दिए। इस प्रकार सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। तो सीढ़ी नुमा खेती जो होता है, इसी को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में होता है ताकि मिट्टी का कटाव कम। देखिए यहाँ पर तेजी से आएगा तो पानी तेजी से नहीं बहेगा,
यहाँ के नीचे पानी जाएगा, यानी भौम जल स्तर भी बढ़ेगा, यहाँ का खेती भी हो जाएगा, इस जमीन का उपयोग भी कर पाएंगे। तो बहुत सारा फायदा है समोच्च रेखीय जुताई का। ठीक है, फिर आते हैं रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या है? रक्षक मेखला, रक्षक नाम से स्पष्ट है रक्षक। तो जहाँ बहुत तेजी से हवा चलती है, बहुत पानी, जहाँ मिट्टी काटने का ज्यादा संभावना रहता है, उन सब जगहों में लगाया जाता है। ज्यादातर ये जगह होता है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे आप देखे होंगे, समुद्र के जहाँ पर मिट्टी बचाना है उस लंबा सा पेड़ लगाया जाएगा, लंबा पेड़ का लाइन होगा। तो क्या होता है, पेड़ लगा दिया जाता है ताकि पानी मिट्टी को ना काटे। पेड़ क्या होता है, पेड़ का जड़ मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है तो जमीन कटेगा नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने खेतों में भी चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, वो भी एक रक्षक मेखला है देखा जाए तो, क्योंकि वो मिट्टी को काटने से रोकता है। तो कुछ भी ऐसा क्षेत्र जो पेड़ से लगा के छेक दिया गया है मिट्टी काटने से रोकने के लिए, वो भी रक्षक मेखला कहलाएगा। ठीक है, अब है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं एक ही खेत में, एक वर्ष में एक ही खेत में बार बार बदल बदल कर फसल लगाते हैं। कभी गेहूं लगाएंगे, कभी धान लगाएंगे, कभी दाल लगाएंगे, कभी ककड़ी लगा देंगे, कभी तरबूज लगा देंगे। तो कुछ कुछ उसमें बदलते रहेंगे, कभी साग लगा दिए। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी का उर्वरा क्षमता बने रहता है। क्योंकि जैसे दलहन का पौधा है, दलहन के पौधा में ये राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींचता है। और नाइट्रोजन क्या है, एक उर्वरक का काम करता है और मिट्टी को वो उपजाऊ बना देता है। ये जैविक रूप से करता है, इसलिए दाल का खेती करना बहुत फायदेमंद होता है मिट्टी के लिए। ठीक है, तो ये किसान करते हैं ज्यादातर बिहार या यूपी वाले या पंजाब इलाकों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो यही है फसल आवर्तन। आवर्तन फसल यानी फसल जहाँ पे, आवर्तन यानी बदल बदल कर, आवर्ती रूप में बदल बदल कर लगाना। ठीक है, तो फसल आवर्तन करने से भी मिट्टी बचा रहता है। मिट्टी बचा के रखना क्या, उसका उर्वरा क्षमता बचा के रखना, मिट्टी को बढ़िया बना के रखना, मिट्टी को खराब नहीं होने देना। तो मिट्टी खराब कब नहीं होगा, जब उसका उर्वरा क्षमता बने रहेगा, है ना। तो ये है नियंत्रित पशुचारण। पशुओं को नियंत्रित करके चराएंगे, खुला नहीं छोड़ देंगे, जहाँ वो कहीं भी जाके चर के आ जाओ, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कोई रहे, उसको देखे कि पशु कहाँ चर रहा है, वो सही जगह चर रहा है कि उसको देखने के लिए चरवाहे रहे। ठीक है, अगर चरवाहे नहीं है तो उनको ऐसा जगह बांध दिया जाए कि वो कहीं पर फसल को नुकसान ना पहुंचाए, मिट्टी को ना काट दे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो हम ही लोग को करना होगा, जो आप खेती करते हैं, जो पशुओं को रखते हैं, उनको ही ध्यान रखना होगा ये चीज। तो ये हो गया किसके विषय में, ये मृदा के विषय में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के विषय में। जल क्या है, जल जो हम लोग पीते हैं, पानी। तो पानी क्या है, पानी जो होता है पृथ्वी में लगभग 70 से 71% भाग में पानी है। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, इतना पानी है कि आदमी पी पी के मर जाएगा, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो पानी क्या है, पीने लायक पानी नहीं है। पृथ्वी में 70% जो पानी है वो क्या है, महासागरीय जल है, लवणीय जल है। लवणीय अर्थात नमकीन पानी है। नमकीन पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। आप शायद समुद्र गए होंगे, वो पानी आप एक मुंह में लेके देखिए, आप जरूरी है कि आप मुंह से उसको थूक दोगे या उल्टी कर दोगे, इतना नमकीन रहता है। तो वो पानी कोई मतलब का नहीं, ना ही उससे आप कपड़ा धो सकते हो, ना ही उसको पी सकते हो। तो वो हमारे मतलब का पानी नहीं है। हमारे मतलब का जो पानी है वो पृथ्वी में मात्र 1% है। ठीक है, और 1% में भी ये जमीन में दबा हुआ है। तो वो पानी हम लोग को बचा के रखना है। लगभग इसमें 2.7% जो है ये इसमें जमा हुआ है। 2.7% जो है वो पानी है जो मीठा है, और मीठा वाला में 2.7% जो है इसके रूप में जमा हुआ है ग्लेशियर में, और जो 1% है वो हमारे पीने का है। तो ग्लेशियर का पानी हमारे मतलब का वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ मिलेगा, अंटार्कटिका में मिलेगा या आर्कटिक में मिलेगा।
वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे मिलेगा, तो उतनी दूर हम लोग पानी पीने के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग पानी पीने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध है वही पानी पिएंगे, तो वो मात्र 1% है। तो इसलिए हम लोग को पानी को बचाना होगा। अब मन में एक प्रश्न आता है, इतना पानी है जो हम लोग शुरू से पीते आ रहे हैं, तो पानी खत्म क्या होगा? पानी को कभी कभी क्या उसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो पानी नवीकरणीय संसाधन, पानी पुनः आ सकता है, तो पानी को बचाने का क्या जरूरत है? तो बचाने का जरूरत इसीलिए है क्योंकि जो ये पानी है वो जनसंख्या जो हमारा है, जनसंख्या दिन ब दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो पानी जो हमारे पास आज से 100 साल पहले था वही पानी आज भी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्या, जो पहले पानी 1 करोड़ लोगों के लिए था या 10 करोड़ लोगों के लिए था, वही पानी आज 100 करोड़ लोगों के लिए है। तो क्या पानी का मात्रा घटेगा कि नहीं? हर इंसान के लिए घटेगा। इसलिए पानी को बचाने का जरूरत है। और बचाने के साथ साथ वो पानी जो समुद्र से वापस पृथ्वी पर आ रहा है, जो भूस्थल पर आ रहा है, उस पानी को रोकना होगा। तो वो कैसे रोकेंगे? तो वो रोकने के लिए उपाय है जो जल चक्र, मैं बता रहा हूँ जल चक्र क्या है। जल चक्र, तो सूरज में गर्मी होता है, ठीक है, तो सूरज के किरण से जो जमीन पर पानी है और जो महासागर में पानी है, दोनों वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होकर ये हवा में उड़ता है और जल में नमी, वायुमंडल में नमी के रूप में जमा होता है, ये और ऊपर जाता है और ये बादल का निर्माण करता है। और बादल का निर्माण होने के बाद ये संघनित होता है, और संघनित होने के बाद क्या होता है? संघनित होने के बाद ये बारिश के रूप में गिरता है। तो बारिश के रूप में गिरता है, जिससे क्या होता है? ये जमीन पे आता है। तो ये देखें, महासागर से उठा, बादल में बना, बादल से फिर वो जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरने के बाद वो बह के फिर नदी के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। तो एक चक्र है, ठीक है। तो इसी चक्र को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र जो हो रहा है, इसी के बीच में हम लोग जल को, जो हमारे जमीन पे आता है, उस जल को समुद्र में जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया के कारण हम लोग अपना जो हमारे मतलब का पानी है उसको हम लोग रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, बारिश का जो पानी होता है उसको जमा करके रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? धरातलीय जल का संरक्षण, हमारे धरातल पर जो जमीन है, जमीन पर जो पानी है उसको बचा कर रखेंगे। पानी को जहाँ जरूरत हो वहीं यूज करेंगे, उसको जब बेमतलब का कहीं फेंकेंगे नहीं, जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करेंगे, ठीक है। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन का, पुराने जमाना में खेती करने के लिए हम लोग पानी लेते थे, सीधा फेंकना शुरू करते थे, वो नहीं करना है। अब बूंद बूंद सिंचाई की परियोजना आ चुकी है, और अच्छे नए नए वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई करेंगे, जिससे पानी की बचत भी हो और पानी ज़्यादा बर्बाद भी ना हो, ये हम लोग उपयोग करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जल का पुनः चक्रण करेंगे। जल को ऐसा प्रयोग करेंगे जो एक जल को 2-3 उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कपड़ा धोने का पानी से आप फर्श भी धो सकते हैं, ठीक है। वही पानी को आप गाड़ी धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा धोने का पानी, कपड़ा धोए उस पानी से आप गाड़ी धो सकते हैं या जानवरों को नहला सकते हैं, ठीक है। तो एक पानी का आप कितना भी प्रयोग कर सकते हो, कितना भी नहीं, जितना जरूरत कर सकते हैं आप, जितना क्षमता रखते हैं उसी हिसाब से उस पानी को आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जल का पुनः चक्रण हो गया। डोभा निर्माण क्या है? डोभा निर्माण अर्थात जो पहाड़ी इलाकों में पानी को बचा कर रखने के लिए, समतल नदी में ना चला जाए या महासागर में ना मिल जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ी इलाकों में जो स्लोप इलाका है, इन जगहों पर कहीं कहीं गड्ढा बना देते हैं, बड़ा सा गड्ढा, ताकि ये पानी यहाँ जमा हो, वो भौम जल स्तर को बढ़ाए, ठीक है। या फिर कहीं प्लेन जगह में भी बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, ताकि वहां पर बारिश का पानी जमा हो, वो जमीन के नीचे जाए, जिससे भूमिगत जल ऊपर आएगा। तो ये है जल संरक्षण का उपाय। फिर क्या है? समुद्री जल का उपयोग। समुद्री जल का उपयोग हम लोग किस में कर सकते हैं? हम लोग समुद्री जल का उपयोग बिजली उत्पादन में आजकल करने लगे हैं। जिसका हाई टाइड, लो टाइड होता है ना, उच्च ज्वार आता है, फिर लघु ज्वार आता है, तो इसका प्रयोग हम लोग बिजली उत्पादन में
कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति अर्थात जो अपने आप प्रकृति में उगता है, जैसे कि जंगल में हम लोग पेड़ लगाने नहीं जाते, वो अपने आप निकलता है। ठीक है, तो वो हो गया प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति और वहीं पर वन्य जीव भी रहते हैं, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्राकृतिक वनस्पति इसलिए है क्योंकि वहां पर जैव मंडल है। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल में स्थल मंडल के जीव भी आ जाते हैं, जल मंडल के भी जीव आ जाते हैं और वायुमंडल के भी जीव आ जाते हैं। तो जल मंडल में क्या है? मछली, दरियाई घोड़ा, फिर बहुत सारे जंगल, पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं, वो उन जीवों को बचाना। स्थल मंडल पे बहुत सारे जीव रहते हैं, भेड़, भालू, शेर, चीता, हिरन, मनु और भी बहुत सारे जानवर हैं, वन मनुष्य। तो ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आवास में रहते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति में रहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति इन सबको क्या देता है? आश्रय देता है, रहने का घर देता है। जानवरों का घर कहाँ है? जंगल है। तो प्राकृतिक वनस्पति ही उसको ये मुहैया करता है। ठीक है, तो हम लोगों को उसको बचाना है। यहाँ पर परितंत्र क्या है? परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र होता है कि पृथ्वी पर स्थल मंडल हो या जल मंडल हो, ये दोनों जगह पर ये हर जीव का दूसरे जीव से संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि मानते हैं एक जैसे कि घास। ठीक है, घास को कौन खाता है? घास को खाता है बकरी। ठीक है, बकरी या हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। और शेर को कौन खाता है? शेर को भी खाता है। शेर जब मरेगा तो कहाँ आएगा? जमीन पर आएगा। जमीन पर उसको कौन सड़ाएगा लाएगा? जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको सड़ाएगा। वो सड़ने के बाद क्या होता है? जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में फिर से वही खाद बनता है, और खाद से फिर पौधा उगता है, घास उगता है, उसको फिर हिरन खाएगा। तो ये चक्र चला कि नहीं? तो यानी हर जीव का दूसरे जीव से संबंध होता है। तो यही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र यही है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे और जंगल का आवास बना रहे, इसके लिए प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के हैं? तो वो ऊंचाई के आधार पर या पानी के आधार पर, जलवायु के आधार पर ये मुख्यतः 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला वन, दूसरा घास स्थल, गुल्म या झाड़ी या टुंड्रा। तो वन क्या है? वन यानी कि जंगल। तो जंगल क्या है? जहाँ पर ज्यादा मात्रा में बारिश होगा, ठीक है, वो वन में होता है। तो वन में भी 3-4 प्रकार के हैं। आपके पुस्तक में 2 बताएंगे, सदाबहार और पर्णहरित वन। सदाबहार वन क्या होता है? जहाँ पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती है, वहाँ बारिश ज्यादा मात्रा में होता है, यानी वहाँ पर पत्ता हमेशा हरा भरा रहेगा। और पर्णहरित वैसे जंगल जहाँ पर पेड़ अपना वर्ष में एक बार पत्ते झाड़ देते हैं। पत्ते झाड़ देते हैं यानी कि आप साल में एक बार देखेंगे उस पेड़ का पत्ता झड़ जाता है। झारखंड में आप देखे होंगे सागवान, तो ये पूरा पत्ता झाड़ देता है। ये क्या है? ये पतझड़ वन या पतझड़ वन कहिए, या पतझड़ यानी इसको पत्ता झाड़ देने वाला वन। ठीक है, पर्णहरित, तो पर्ण हर जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन हो गया। फिर घास स्थल। वन कहाँ होता है? जहाँ ज्यादा मात्रा में बारिश होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगा जहाँ, वहां पर वन पाया जाएगा। ठीक है, घास स्थल क्या है? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पर घास स्थल पाया जाएगा। घास स्थल यानी कि वहां पर घास पाए, लंबे लंबे घास पाए जाएंगे। ठीक है, तो घास स्थल है। ये भी 4-5 प्रकार के बताए गए हैं, आपकी पुस्तक में नहीं, आगे क्लास में आप जानोगे। ठीक है, फिर गुल्म और झाड़ी। जहाँ पर कम मात्रा में बारिश होता है, वहां पर मुख्यतः झाड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गुल्म या झाड़ी। और ये टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाया जाएगा? वैसे क्षेत्र जो अंटार्कटिका में है या आर्कटिक में है, यानी बर्फीले स्थान पर, यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, ठंडे स्थान का पेड़। तो ये उस प्रकार से वनस्पति का वितरण किया गया है। ठीक है,
अब जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति से हम लोगों को लकड़ी मिलता है, और सबसे जरूरी ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ है तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा लेने के बाद वो ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो हम लोग के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं रहेगा। हम लोग जनसंख्या तो बढ़ाते जा रहे हैं और ऑक्सीजन का कमी होता जाएगा। हम लोग क्या होगा? मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो ये ना हो, इसके लिए वनस्पति का होना जरूरी है। और वनस्पति नहीं होगा तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो जीव जंतु के लिए वनस्पति भी आवश्यक। खाएगा क्या? वनस्पति जरूरी है। ठीक है, जीव जंतु, अगर मान लीजिए जीव जंतु मर जाते हैं तो फिर क्या होगा? उससे हम लोग जीव जंतु से बहुत सारा लाभ है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है वो। तो हर जीव जंतु का भी लाभ है। मधुमक्खी सबसे क्या होता है? जैसे मधुमक्खी से मधु मिलता है हम लोग को उससे। ठीक है, पेड़ पौधों से, जानवरों से क्या मिलता है? जानवरों से मीट मिलता है, और बहुत सारे चीज मिलते हैं उससे। तो इन सब का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो संरक्षण करने के लिए क्या होता है? कुछ ये उपाय अपनाए गए हैं, जिसमें कि ये इसका निर्माण है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय का निर्माण। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए और प्राकृतिक वनस्पति के रक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। यहाँ पर मानवों का जाना वर्जित होता है। उस मानव अपना उपयोग के लिए वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। घूमने जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर रह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होता है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जानवर संरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब आता है वन्य जीवन अभ्यारण्य। तो यहाँ पर मानव का कुछ आना जाना संभव हो पाता है। वहाँ से वो फल चुन के बेच सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसका एरिया फिक्स नहीं रहता है कि इतना दूर मेरा एरिया है। यहाँ पर मानव चाहे तो कुछ मानवीय काम कर सकते हैं, चाहे तो कुछ कहीं लोग रह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वन्य जीवन अभ्यारण्य हो गया। और जैव मंडल निचय जो है, एक बड़ा सा क्षेत्र आता है जिसके अंदर ये भी है, ये भी है। ये बहुत बड़ा सा एरिया हो जाएगा जिसके अंतर्गत दोनों आते हैं। ठीक है, और आपके पुस्तक में पक्षी अभय वन भी दिया, वहाँ पर पक्षियों को संरक्षित किया जाता है। तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो जानवरों को बचाने के लिए रखे गए। जैसे कि बाघ है, एक समय की बात है 1973 के पहले बाघ पूरे भारत में मात्र 50 ही बच गए थे। तो ऐसा होने से क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता। तो उनकी रक्षा के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में, वहां से लाया गया था। तो जिसके कारण उस पर जोर दिया गया टाइगर को बचाने पे। और भारत में अभी लगभग 2500 से ज्यादा बाघ है। ठीक है, ये कैसे संभव हुआ? ताकि हम लोग उस पर ध्यान दिए। ठीक है, अब ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते ही होंगे, डायनासोर हम लोग सुनते हैं, लेकिन देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, क्योंकि वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को बचा के रखना है। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जानवरों को भी बचाना आवश्यक है। तो इसके लिए सब बनाए गए हैं। और क्या क्या किए जाते हैं इनके लिए? सामाजिक वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाने के काम होने चाहिए। वन महोत्सव मनाने चाहिए। वन जंगलों में महोत्सव कुछ मनाए जाने चाहिए। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, बच्चों को चिड़ियाघर घूमना, बच्चे चिड़ियाघर जाएंगे तो जानेंगे चिड़िया या फिर पक्षी या जीव जंतु कैसे रहते हैं, उनका आवास क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वो बड़े होकर या फिर अपने गार्जियन को बताएंगे कि ये जानवर ऐसे रहते हैं, इनका रक्षा करना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके लिए वैश्विक स्तर पे एक ये बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है साइट्स। इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका कहने का अर्थ है, कन्वेंशन हुआ है 1973 में ही
या 1972 में, जिसके ये फैसला लिया गया कि फौना एंड फ्लोरा जो प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है, उनके रक्षा के लिए ये बनाया गया। और यहाँ लोगों को जागरूक किया गया कि लोग इसको बचाने पर ज्यादा ध्यान दें। तो ये था कंप्लीट इस टॉपिक, इस चैप्टर के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर